नमस्कार, बंसल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और मेरी सहयोगी साक्षी गुप्ता भी जुड़ी हुई, और हम बात कर रहे हैं 24 की तीसरी लड़ाई की। तीसरे चरण के मतदान के केवल 2 घंटे बाकी हैं। बंसल न्यूज की आपसे अपील है कि घर से निकलिए, वोट करिए। शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन में सिर्फ आपके पास 2 घंटे बचे हुए हैं। ऐसे में अपने अधिकार का प्रयोग करिए, मतदाता होने पर गर्व महसूस करिए और अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि यही आपके पास एक मौका बचा हुआ है। ये 2 घंटे जो हैं वो किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं और आपके देश का, आपके शहर का विकास कर सकते हैं। इसीलिए जाइए, अपने घर से बाहर निकलिए, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनिए, क्योंकि लहर किसी भी पार्टी की हो, लेकिन काम आपके शहर का सांसद ही करता है। इसीलिए अपने अधिकार को समझें। और भारत देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश की सबसे बड़ी ताकत है तो वो है आपका एक मतदान, आपका एक वोट। इसीलिए शक्ति का प्रयोग करिए। और देखिए, लगातार आप तक अपडेट भी पहुंचाते जा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 8 घंटे पूरे हो चुके हैं मतदान के, अब केवल कुछ घंटे ही बाकी हैं। बिल्कुल, और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, यानी कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लेकिन आपके लिए ये पर्याप्त समय है वोट डालने के लिए। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 4 बजने वाले हैं, 4 बज चुके हैं और ऐसे में अभी भी आपके पास समय है। तो एमपी में दोपहर 3 बजे तक अगर कुल मतदान प्रतिशत की बात कर ले तो देखिए 54.09% मतदान हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर, यानी कि ये आखिरी चरण है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए आखिरी रण है। और छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 58.19% यहां पर मतदान हुआ है। ये वो आंकड़े हैं जो कि सामने आ चुके हैं। ये 3 बजे तक आपको आंकड़ा बता रहे हैं। एमपी में देखिए 54.09, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 58.19% मतदान हुए हैं। आपको जानकारी दे दें, एमपी में 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और ये तीसरा चरण है। ऐसे में लोकतंत्र के यज्ञ की आधी से ज्यादा आहुति पूरी होने वाली है। मात्र 2 घंटे बाकी है, अभी भी समय आपके पास है। एक बार फिर से आपके पास अहम जानकारी पहुंचा दें। एमपी में दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ चुका है, बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं 54.09%। इसीलिए इस आंकड़े को, अभी भी समय आपके पास है, आप जाइए, अपने घर से निकलिए और इस आंकड़े को बढ़ाइए, क्योंकि 2 घंटे अभी आपके पास है। देखिए, जो आंकड़ा आपको बता रही है 3 बजे तक का बता रहे हैं। 1 बजे कुछ और आंकड़ा था, 3 बजे कुछ और आंकड़ा है, और अब जब 6 बजे नजर डालेंगे तो ये आंकड़ा और ज्यादा बड़ा होगा। फिलहाल 3 बजे तक मध्य प्रदेश में 54.09% मतदान हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ में ज्यादा 58% से ज्यादा मतदान हुआ। और अब जैसे जैसे जो घड़ी की सुई है वो आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये प्रतिशत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जाएगा। और अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी आपको दिखाते जा रहे हैं, जहां बीजेपी के बड़े नेता और प्रत्याशी बूथ पर जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे बीडी शर्मा हो, तमाम ऐसे बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। और इससे पहले वो लोगों से अपील करते हुए भी सुनाई दिए कि लोग भी घरों से बाहर निकलें, और एक नारा भी दिया गया, बाद में जलपान, पहले मतदान। और इसको लेकर न सिर्फ नेता बल्कि अभिनेता भी घरों से निकले और उन्होंने भी मतदान किया। तो लगातार ये जो अपील है, प्रत्याशियों के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है जनता के लिए, क्योंकि आज जनता का भविष्य तय होने वाला है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। तो एमपी में दिग्गजों के गढ़ में 3 बजे तक अगर बात कर ले वोटिंग की, तो बम्पर वोटिंग हुई है। राजगढ़, विदिशा और गुना, ये वो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर तीनों ही बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। राजगढ़ से देखिए दिग्विजय सिंह मैदान में, उनके सामने रोजमल नागर। विदिशा से अगर बात कर ले तो शिवराज सिंह चौहान यहां से मैदान में है। तो वहीं गुना से अगर बात कर ले तो देखिए गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि महाराजा कहे जाते हैं। तो आज वोटिंग का रिकॉर्ड इन तीनों ही सीटों पर टूट पड़ा है। राजगढ़, विदिशा, गुना में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, यानी कि एमपी की जो बाकी सीटें हैं 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, लेकिन अगर सभी सीटों को देख लिया जाए तो सभी सीटों में से इन 3 सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो दिग्विजय की गढ़ राजगढ़ में 63 से भी ज्यादा मतदान हुआ है, 63% से ज्यादा। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के गढ़ को अगर देख लिया जाए, क्योंकि विदिशा शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहा जाता है, लंबे समय से यहां पर बीजेपी जीतती आ रही है, ऐसे में यहां पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ। तो वहीं सिंधिया के गढ़ में भी ज्यादा मतदान हुआ है।
तो देश के दिल में एमपी और एमपी के मन में क्या है, एमपी का मूड क्या है, जनता इसके लिए अपने घर से बाहर निकल रही है। और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे परिचय भी आपका कराएंगे। देखिए, लगातार ये समय जो है निकलता जा रहा है और वोटिंग प्रतिशत में लगातार अंतर भी आ रहा है। वोटिंग प्रतिशत भी लगातार बदलता जा रहा है और इसके साथ समय अवधि भी बदलती जा रही है लगातार। और मतदान जो करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं वो भी भरी गर्मी में चिलचिलाती धूप में कतारों में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बीजेपी प्रवक्ता भी अजय धवले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मेहमान भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों का परिचय हमने करवा दिया। मध्य प्रदेश में हम रुख करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी की ओर मैं रुख करूंगा। जितेंद्र साहब, ये जो प्रतिशत है ये लगातार बदलता जा रहा है। चलिए, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं अजय धवले जी का। अजय, क्या देख पा रहे हैं अजय जी आप, क्योंकि 3 सीटें महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर बड़े चेहरे उतरे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या फिर दिग्विजय सिंह की बात कर ले और या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले। इन सीटों पर जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, क्या लगता है किसके पक्ष में है, किसकी चिंता बढ़ाने वाला है ये वोटिंग प्रतिशत और किसके पक्ष में जा रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित तौर पे मोदी जी के विकास का जो 10 वर्षों का एजेंडा रहा, 10 वर्षों के कामों का इतिहास, आने वाले 25 वर्षों का एक भारतीय जनता पार्टी ने 2047 में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के प्रति फिर इन सब करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास में राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसके प्रति और एक संकल्पित नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके प्रति उमड़ कर प्रदेश की जनता का जो उत्साह निकल के आ रहा है, ये उसका आपको परिणाम देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे ये जो तीसरा फेज है मध्य प्रदेश के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फेज में हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और राजगढ़ से मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी को हराने का लिए भी आपको ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि भोपाल में जिस प्रकार से 2019 में वहां की जनता ने हराया था, निश्चित तौर पे राजगढ़ की जनता इससे भी आगे जाएगी, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में ही हमने इसकी एक फ्लैशबैक देख लिया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इनके बेटे जयवर्धन सिंह। लेकिन अजय जी माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन समझना भी चाहूंगा, दिग्विजय सिंह जी जब प्रचार करने के लिए पहुंचे तो वहां जनता से थोड़ा भावुक भी हुए, बोल रहे हैं, एक पोस्ट भी एक्स पर किया था उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव है, बहुत काम किया है क्षेत्र के लिए और जनता डिसाइड करें, आप डिसाइड करें मैं कितना सफल हुआ। ऋषभ, दिग्विजय सिंह इस बार अपनी सीट से भी लड़ रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है और लंबे वक्त के बाद लड़ रहे हैं, 33 साल के बाद लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की सहानुभूति भी मिलेगी। सहानुभूति से बचने के लिए कोई एक काउंटर बीजेपी ने तैयार किया होगा। अजय जी। हाँ जी, मुझे लगता है ऋषभ जी, साक्षी जी, आपने 2023 का विधानसभा चुनाव को थोड़ा सा एनालिसिस कर ले तो दिग्विजय सिंह ने यही भावुक अपील अपने बेटे के चुनाव में, अपने भाई के चुनाव में यही अपील की थी। भाई को तो लगभग 60,000 वोटों से हराया था हमारी नई प्रत्याशी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी। मुख्य बात अजय जी मुख्य बात इस बार के इमोशनल कार्ड में मुख्य बात ये रही कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं भावुकता जनता में आई जाएगी। इस प्रकार जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। दिग्विजय सिंह के 10 वर्षों का जो मिस्टर बंटाधार वाला शासन रहा है उसको याद करती है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर किसी व्यक्ति की साख पर प्रश्न चिन्ह उठता है तो अकेले दिग्विजय सिंह है। भारतीय जनता पार्टी विगत 10 वर्षों से अपने कामों के इतिहास की वजह से और मध्य प्रदेश में तो 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए उन कार्यों के भरोसे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, चर्चा और भी आगे आपसे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों ही बड़े ही टेंशन में नजर आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस से। मुकेश जी, अजय जी जरा सामने भी देख लीजिए। और पहला सवाल मेरा अजय जी आपसे ही रहेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर अभी यहाँ पर जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन पल-पल की अपडेट तो पहुंचाते ही रहेंगे अपने दर्शकों को। लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, बड़ी टेंशन में नजर आ रहे हैं। देखिए, टेंशन तो यहाँ पर होती है, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे प्रवक्ता हो और चाहे पार्टी का छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, प्रत्येक इकाई को जरूर डर होता है। बिल्कुल। और हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र मिश्रा। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। सवाल आपसे है, किस तरह से देख पा रहे हैं ये वोटिंग प्रतिशत जो 3 बजे तक का आ रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा आपको नजर आ रहा है जाता हुआ और किसकी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, हम सुबह से लगातार अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र तक जाएं
आप भी अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मतदान में भाग लें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पिछले 2 चरणों में भी वही हुआ और आज भी वही नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर मतदान में निराशा दिख रही है। ना जाने कारण क्या, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। जिससे बात करो, मैं आज भोपाल में नहीं हूँ, मैं लगातार विदिशा कंस्टिट्यूंसी में हूँ। मैंने मतदाताओं से बात की तो मतदाता निराशा के साथ कह रहा हमको 10 सालों में मिला क्या जो हम वोट देने जाए। निश्चित तौर पर सरकार की असफलता बताता है। 10 सालों में अगर मतदान करने में अरुचि हो रही है तो निश्चित तौर पर विचारणी सत्ता पक्ष को विचार करना पड़ेगा। आज ये बताइए आप कि आपने बढ़ा था, बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, क्या जवाब है आपके पास? क्या कमी की आपने महंगाई में? कहीं कोई स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हर साल की थी, 20 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में खड़े, एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने की बात प्रधानमंत्री करते हैं। बिल्कुल जितेंद्र मिश्रा जी, दावे और वादे तो बहुत सारे किए गए थे और बहुत सारे नेताओं की तरफ से भी किए गए थे, लेकिन कुछ समय पहले जब आप नहीं जुड़े हुए थे तो धावले जी से चर्चा हो रही थी राजगढ़ सीट की और इमोशनल कार्ड की, दिग्विजय सिंह की। वो कह रहे थे कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी इमोशनल कार्ड खेला गया था, कुछ नहीं हुआ। क्या परिणाम हुआ? वापस से आऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा, लेकिन हमारी सहयोगी शिवालिका जुड़ेंगी और 3 बजे तक की जो प्रतिशत में बदलाव हुआ है उसकी जानकारी देंगी। शिवालिका जी ऋषभ, तो 24 की तीसरी लड़ाई और बंसल न्यूज पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। एमपी की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार हो रहे हैं, वोटिंग जारी है और सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान अब तक हुए हैं और देश की कई अहम सीटों पर आज मतदान होने और एमपी और छत्तीसगढ़ पे देश में सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि राजा महाराज और मामा के बीच में मुकाबला हो रहा है। तो ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं अब तक का फ्रेश वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। 54% मतदान अब तक हो चुका है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की टोटल सीटों की आपको बात बता रहे हैं। मध्य प्रदेश का अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब सीटों की भी बात कर लेते हैं। बैतूल पे अब तक 59.63% वोटिंग हो चुकी है। बैतूल सीट की बात करें थे 59.63% वोटिंग यहाँ पर हुई है। भिंड की बात करें तो 44.18% वोटिंग भिंड में हुई है। भिंड एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। अब बात करेंगे भोपाल की 50.16% वोटिंग भोपाल में हुई है। राजधानी भोपाल की वोटिंग परसेंटेज आपको बताया। आगे मध्य प्रदेश की और अगली सीटों पर बात करेंगे क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव है। 4 सीटें हम बता चुके हैं। गुना जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां 60.16% वोटिंग अब तक हो पाई है। इसके बाद अगली सीट की हम बात करेंगे। अगली सीट है ग्वालियर, जो भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। 49.60% वोटिंग यहाँ पर हुई है। ये परसेंटेज वोटिंग का आपको बता रहे हैं। अगली सीट का रुख करते हैं। मुरैना की सीट है। 48.23% वोटिंग मुरैना में अब तक हो पाई है। राजगढ़ हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो 63.69% वोटिंग अब तक राजगढ़ में हो चुकी है। एक सीट और बकाया है जिसके बारे में आपको परसेंटेज बताएंगे। राजगढ़ के अभी हमने बताया 63.69% वोटिंग राजगढ़ में हो चुकी है। राजगढ़ एक हाई प्रोफाइल सीट है। सागर सीट की बात करें तो 53.08% वोटिंग सागर की हुई है। ये हम बात कर रहे थे एमपी की सभी 9 सीटों की जो तीसरे चरण में चुनाव हो रहे थे। और एक हाई प्रोफाइल सीट विदिशा के बारे में भी आपको बता दें 59.87% वोटिंग यहाँ पर हुई है। यहाँ पर मामा बीजेपी से उम्मीदवार हैं। गुना की एक बार फिर आपको बता देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से मैदान में है। 60.16% वोटिंग यहाँ पर अब तक हो गई है। ये लेटेस्ट अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मेगा कवरेज सुबह से ही जारी है। और मध्य प्रदेश के बाद हम छत्तीसगढ़ की सीटों का भी रुख करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की भी 7 अहम सीटों पर चुनाव है। छत्तीसगढ़ में आज चुनाव का दौर थम जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज आखिरी चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ऐसी तमाम 7 अहम सीटों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का टोटल वोटिंग परसेंटेज आपको बता दें 58.19% वोटिंग अब तक छत्तीसगढ़ में हुई है, जो पिछले चरणों से काफी कम बताया जा रहा है। बिलासपुर की बात करें तो 50.76% वोटिंग अब तक हुई है। ये बिलासपुर का आंकड़ा था। दुर्ग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 58.06% वोटिंग दुर्ग में हुई है। वहीं बात करें जांजगीर चांपा की तो 55.38% वोटिंग जांजगीर चांपा में हुई है। जांजगीर का वोटिंग परसेंटेज आपको दिखाया। अगली सीट का हम रुख करेंगे और भी सीटों के बारे में हमारे दर्शकों को हम अपडेट करवाएंगे कि किस सीट पर अब तक क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है। हमारा ड्रोन आता ही होगा। अगली सीट एमपी में अब वोट प्रतिशत की बात करते हैं 2014 और 2019 के
आंकड़ों पर नजर डालेंगे। भोपाल लोकसभा सीट में कितना वोट प्रतिशत रहा? 2014 में 57.48% रहा, तो 2019 में 65 रहा और 24 में आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। विदिशा लोकसभा सीट पर 65.04 2014 के आंकड़े, 2019 में 71.62, तो अब तक 59 के पार ये आंकड़ा पहुंचा है। राजगढ़ की बात करें तो 63.37, 2019 में 74.32, तो वही अब तक 63.69% वोटिंग राजगढ़ लोकसभा सीट पर हुई है। अगली सीट गुना की बात करें तो 2014 में 60.05% वोटिंग यहाँ हुई है। 2019 की बात करें तो 70.02 रहा और अब तक 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। भिंड लोकसभा की बात करें तो भिंड में 2014 में 45 के पार ये आंकड़ा पहुंचा, 2019 में 54 के पार ये आंकड़ा गया और अब तक 44 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। और देखिए तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जितेंद्र मिश्रा जी, उनसे बातचीत भी कर रहे थे हम, उनका मैं रुख भी करूंगा। जितेंद्र जी, आपने रोडमल नागर को सुना, उन्होंने कहा कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। चलिए ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन आपके जुड़ने से पहले इमोशनल कार्ड की भी हम बात कर रहे थे। तो दिग्विजय सिंह के लिए इमोशनल कार्ड इतना ज्यादा लकी साबित होगा? वो इसलिए मेरा सवाल है क्योंकि राजगढ़ में तो दिग्विजय सिंह अकेले ही मोर्चा संभाले रहे, जिन्हें बड़ा भाई कहते थे कमलनाथ, उन्होंने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। नहीं, देखिए दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े लीडर हैं, मध्य प्रदेश नहीं थे इससे। उन्हें मुझे लगता है अकेले इस चुनाव को लड़ने में सक्षम थे। किसको बुलाया आज भी पहुंचा है, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे दूसरे पूर्व मंत्री हो, संगठन के लोग हो, जहाँ दिग्विजय सिंह जी ने आवाज दी वहां खड़े मिले। रहा सवाल इमोशनल कार्ड का, दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ में अगर एक निर्माण कार्य भी हुआ है तो वो दिग्विजय सिंह जी के कारण हुआ है। मध्य प्रदेश में पहला सांसद ये रोडमल नागर जो आप बात कर रहे थे इनसे अभी, उनसे आपके ही चैनल ने कहा था कि 5 काम गिना दीजिए आपके संसद काल से, एक काम नहीं गिना पाए तो ये रोडमल नागर जिनकी वकालत करने के लिए अजय धमले बैठे। मैं ये कहता हूँ 10 सालों में एक फर्क आया इस देश में। पहले हम देश के नागरिक हुआ करते थे, अब इस देश की प्रजा हो गए। जितेंद्र जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। में इतना माई है कि उसमें आपने देखा होगा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की। अजय जी लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं, मन में बड़ी बातें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन ये मुस्कुराहट से समझ में आ रहा है। अजय जी वापस से आऊंगा आपके पास, छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी ठीक है, वापस से आऊंगा। छत्तीसगढ़ से भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मुकेश शर्मा बीजेपी से हैं, कांग्रेस से अजय साहू जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रुख मुकेश जी का मैं करूंगा। मुकेश जी, जिस तरीके से प्रतिशत में देखिए बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के पास जितनी भी मशीनरी थी वो सारी इस्तेमाल कर ली छत्तीसगढ़ में। उसके बावजूद लग रहा है तो क्या जो परिवर्तन आ रहा है या फिर वोट को लेकर अगर मैं बात करूं तो कशमकश की स्थिति बीजेपी में बनी हुई है। इसलिए शायद बीजेपी के जितने भी बड़े दिग्गज नेता था उनका दौरा छत्तीसगढ़ में था। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री से बिल्कुल बीजेपी के पास जितनी भी भारी भरकम मशीनरी थी वो पूरी इस्तेमाल कर दी छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ हाथ से नहीं जाने देंगे। भाई मुकेश जी, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आप देखेंगे कि कांग्रेस कभी 2 सीट से ऊपर गई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 9 सीट से कम कभी हुआ नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। तो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में छत्तीसगढ़ वालों का विश्वास बना हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी पिछले बार 2019 में, उसके बावजूद 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार भी पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है। यहाँ पे कांग्रेस हताश, निराश, हारने के बाद में अंतर कलह की स्थिति से जूझ रही है, मैदान में कहीं दिखती नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है। उसके बावजूद इतना ज्यादा दमखम लगाना पड़ रहा है यहाँ पर साक्षी। लेकिन प्रतिक्रिया में अजय जी से भी लूंगा। अजय जी, पूरी बात आपने मुकेश जी की सुनी, ठीक है मुकेश जी वापस से आऊंगा। अजय जी सुन पा रहे हैं? पूरी बात आपने मुकेश जी की सुनी और वो तमाम तरीके की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो प्रतिशत बदला जाएगा इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश अधिक बार मिला है, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय में भी आप देखिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आकर के रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। अगर मुकेश जी की बातों से ही बात शुरू करें
तो ऐसी क्या मजबूरियां आ गई थी? ऐसा कौन सा सर्वे रिपोर्ट आपको पता चल गया था कि आप पूरे देश भर में चुनाव प्रचार करते हैं, रात्रि विश्राम आपको उस प्रदेश में करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है? अजय जी, वो तो पूरी 11 की बात कर रहे पहली हैं। बार आपने रायपुर में रात्रि विश्राम किया है, वो तो पूरी 11 की बात कर रहे हैं। आपकी सर्वे रिपोर्ट ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? फर्क है दोनों में। पार्टी छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हार का सामना कर रही है। छत्तीसगढ़ में हार का सामना इसलिए कर रही है क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले हसदेव के जंगलों की कटाई हुई, साए साए लोगों के जेब में जो पैसे जाने थे, किसानों के जेब में जो पैसे जाने थे, वो पैसे नहीं आए। जिस तरीके की गारंटियों की बात इन्होंने की थी, 18 लाख आवास बनाने की जो बात इन्होंने की थी, उसे केंद्र की सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। इन सारी चीजों से लगातार जो प्रदेश की जनता परेशान है, हताश है, इसका बदला आज छत्तीसगढ़ में जो तीसरे चरण का मतदान है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसको उखाड़ फेंकने के लिए अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को जिता। चलिए ठीक है अजय जी, देखिए तुकबंदी भी यहाँ पर साक्षी मिला रहे हैं अजय जी की हसदेव के जंगल कटे साए साए। जब बीजेपी की सरकार आई तो जंगल कटे साए साए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया है साए साए, और नक्सलवाद जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी ने इस बार पूरा जोर लगाया है, उसका असर भी हमें देखने को मिला है। और चलिए एमपी के मेहमान का भी रुख करेंगे। जितेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है। देखिए 11 राज्यों की 93 सीटों पर जहां जहां मतदान हो रहे हैं, 2019 के आंकड़ों को देख ले तो इन सीटों पर बीजेपी को अच्छी खासी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। तो इन 93 सीटों में क्या कांग्रेस को यहां पर परेशानी दिख रही है? थोड़ी सी टेंशन तो दिख रही होगी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को सारे संसाधनों का उपयोग करना पड़ा, जी। इससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अगर इन्होंने काम किया होता तो इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मध्य प्रदेश में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर सिके है, क्योंकि जो सर्वे बता रहे, जो आपके रिपोर्टर जनता से सवाल कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 10 साल में हमें ठगा हुआ महसूस किया है, हमारे साथ लगातार धोखा हुआ है केंद्र की सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री जो अपने आप को जितेंद्र जी, धोखा तो आपके प्रत्याशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया है, इस बार बड़े झटके दिए। नहीं, देखिए हमारी 15 महीने की सरकार के कार्यकाल देखेंगे, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात हमने की थी, आपने देखा 100 रुपए में 100 यूनिट बिल आए। हमने कर्ज माफी की बात की थी, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, और ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सदन में खड़े होकर। लेकिन जितेंद्र जी, जितनी चाहे आप बात कर लें, लेकिन सच तो यही है कि एक बड़ा आंकड़ा कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गया है। धवल जी जल्दी से अपनी बात, धावले जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, मुस्कुरा रहे थे आप, जल्दी से मन की बात रखिएगा, उसके बाद ब्रेक पर भी जाना है। जी, तो मुझे लगता है ऋषभ जी, हताशा निराशा से ग्रसित जितेंद्र जी अपने दल का बचाव पूरी तन्मयता के साथ में कर रहे हैं, लेकिन आज ये बचाव काम इसलिए नहीं आएगा कि किसी भी दल के पास एक नीति, नेतृत्व और नियत होनी चाहिए। आज ना कांग्रेस के पास नीति है, ना कांग्रेस के पास नेतृत्व और नियत की तो बात ही मत कर लीजिए। आज प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही देश की जनता को बताया कि आपको चुनाव किसका करना है, राष्ट्र निर्माण में खड़े हुए लोगों के साथ में रहना है, या जिन्होंने भारत को टुकड़े जाति जाति में बांटने की बात की, जिन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात की, जिन्होंने आर्थिक सर्वे की बात की, और आर्थिक सर्वे के बाद में जिन लोगों का संसाधनों पर पहला अधिकारी इन्होंने बता भी दिया कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज। तो जिन लोगों के बीच में ये चुनाव करना है, तो निश्चित तौर पर देश की जनता जागृत है, वो समझदारी के साथ में विगत 10 वर्षों के साथ में एक पूर्ण बहुमत की सरकार चुनते जा रही है। और इस बार तो निश्चित हो गया है 22 जनवरी 2024 वो तारीख है। बिल्कुल धावले जी, और ये तो निर्णय जनता तक ही रहने दीजिए, ये निर्णय जनता ही लेगी और 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल बने रहिए, आपसे और भी चर्चाएं करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे।